Hello everyone, welcome to my channel Commerce and Economics with me. Previous वीडियो में वी हैव स्टडीड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड जो कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट मेथड. अब हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड विच इज़ द इनकम मेथड ऑब्लिक फैक्टर इनकम मेथड ऑब्लिक फैक्टर शेयर मेथड ऑब्लिक इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड. तो आप देख रहे होंगे कि इस इनकम मेथड के 4 नाम हैं, तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज. चारों इसी के ही नाम है, इस मेथड के ही नाम है, तो आप इसे कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा. तो इस मेथड में हम ये पढ़ेंगे कि इस इनकम जो इनकम लोगों की होती है किसी भी कंट्री में, उस इनकम से कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है इनकम मेथड को यूज़ करके. सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने इस पैराग्राफ पे. मैंने पहले ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए हाईलाइट कर दी हैं. तो लेट्स स्टार्ट. द इनकम मेथड मेजर्स नेशनल इनकम at the phase of factor payments made to primary factors for the use of their factor services. Factor income is classified into in the following three stages. सबसे पहले मीनिंग. इनकम मेथड में हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं. हम सबको पता है कि कोई भी चीज़ बनानी है, अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर लैंड किराए पे दिया है तो उसका रेंट देना इंपॉर्टेंट है. लेबर लिया है तो उसको वेजेस देना ज़रूरी है. कैपिटल किसी से उधार लिया है तो उसका इंटरेस्ट देना ज़रूरी है. एंटरप्रेन्योर है तो उसका हिस्सा है प्रॉफिट, वो भी उसको काटना है, वो भी ज़रूरी है. तो ये चारों चीज़ें जो हैं, चारों पेमेंट्स होती हैं. हर एक फैक्टर को यूज़ करेंगे आप तो उसके बदले में उसको कुछ पेमेंट देंगे. लैंड को यूज़ करेंगे तो रेंट देंगे, लेबर को यूज़ करेंगे तो वेजेस देंगे. इसी तरह से जितने फैक्टर्स को आप यूज़ करते हैं उनको जो पेमेंट दी जाती है, उस पेमेंट को कहा गया है इनकम. और उस इनकम को कैलकुलेट करके, सबकी इनकम को जोड़ के, लैंड ने जो कमाया, लेबर ने जो कमाया, एंटरप्रेन्योर ने जो कमाया, कैपिटल से जो कमाई हुई, इन सारी कमाइयों को जोड़कर कहा गया है फैक्टर पेमेंट्स. और उन सब कमाइयों का एडिशन करके इनकम कैलकुलेट की जाती है विच इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम. फैक्टर सर्विसेज की भी यहाँ पर बात की गई है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. तो इससे आप बस इतना ही समझें कि जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं उनकी पेमेंट को ही कहा जाता है उनकी इनकम, और उनकी इनकम को जोड़ घटाकर हम निकाल लेते हैं उनकी इनकम के द्वारा ही नेशनल इनकम. अब इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ लेबर इनकम ऑब्लिक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. तो ये पहली हेडिंग है. इसमें भी कुछ पार्ट्स आते हैं, आगे हम पढ़ेंगे. पहली हेडिंग पे आते हैं लेबर इनकम ऑब्लिक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. अब ये वो वाली पेमेंट होती है, इट इज़ द पेमेंट मेड बाय प्रोड्यूसर टू देयर एम्प्लॉयज़ इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड. ये वो वाला पैसा होता है, ये वो वाला पेमेंट होता है जो कि एक प्रोड्यूसर जो कुछ बना रहा, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, वो प्रोड्यूसर अपने एम्प्लॉयज़ को देता है. या तो वो वेजेस के फॉर्म में होंगे, या फिर सैलरीज़ के फॉर्म में, या फिर काइंड के फॉर्म में. काइंड मतलब पैसा और कैश ना देकर रहने को घर दे दिया या कुछ गिफ्ट दे दिए, तो वो सारी चीज़ें. तो लेबर इनकम या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में यही 3 चीज़ें आती हैं. फर्स्ट वन इज़ वेजेस एंड सैलरीज़, अगर कोई वेजेस और सैलरी दे रहा है. सेकेंड काइंड में दे रहा है. अब ये लेबर इनकम ही 3 पार्ट्स में कैलकुलेट हुई है. फर्स्ट वन इज़ या तो वेजेस एंड सैलरीज देगा. सेकेंड पार्ट इज सप्लीमेंट्री लेबर इनकम. थर्ड पार्ट इज पेमेंट टू एम्प्लॉयज़ इन काइंड. अब ये 3 तरह से लेबर इनकम को डिवाइड किया गया, या फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को 3 तरह से डिवाइड किया गया. जो हम पहली हेडिंग पे आते हैं वो है वेजेस एंड सैलरीज. अब कोई प्रोड्यूसर है, उसके जो प्लांट लगा है वहाँ पे जितने लेबर लोग काम करते हैं उनको वो वेजेस देगा. उसके यहाँ जितने भी लोग ऑफिस वाला काम करते हैं, पेपर वाला, उनको वो सैलरीज देगा. तो पहले बॉक्स में तो ये चीज़ें आ गई, ठीक है. सेकंड वन इज सप्लीमेंट्री लेबर इनकम. सप्लीमेंट्री लेबर इनकम क्या होती है? सप्लीमेंट्री लेबर इनकम एक ऐसी फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का नहीं, एम्प्लॉयर का. मतलब प्रोड्यूसर का एक ऐसा कंट्रीब्यूशन होता है जो कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे कि पेंशन हो गई, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, ये सारी चीज़ें होती हैं. अब हमें पता है कि अगर पीएफ है तो उसमें एम्प्लॉयर मतलब प्रोड्यूसर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय जो वहाँ पर काम कर रहा है वो भी कंट्रीब्यूट करता है. लेकिन सप्लीमेंट्री लेबर इनकम में हम प्रोड्यूसर के ही कंट्रीब्यूशन को काउंट करते हैं. वी ओनली काउंट द कंट्रीब्यूशन विच इज़ गिवन बाय द प्रोड्यूसर और द एंटरप्रेन्योर एंड नॉट ऑफ द एम्प्लॉय. हम इसमें एम्प्लॉय जो भी अपना एडिशन करता है पीएफ में, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन हम सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयर का ही काउंट करेंगे. तो इसमें वो चीज़ आ गई. थर्ड वाला है जो हमारा बॉक्स, पेमेंट टू एम्प्लॉयज़ इन काइंड. पेमेंट टू एम्प्लॉयज़ इन काइंड में आ जाता है फॉर एग्जांपल रेंट फ्री अकोमोडेशन कोई अपने
जो उनके यहाँ काम करते हैं उनको रहने के लिए घर दे दिया, फ्री मेडिकल सर्विसेज दे दी, फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दे दी, फ्री या सब्सिडाइज रेट्स पे फूड दे दिया गया, यूनिफॉर्म दे दी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, हॉलीडे फैसिलिटी हो गई, बच्चों के लिए क्रच वगैरह हो गए, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी वो देते हैं उनका कुछ इम्प्यूटेड रेंट दे दिया उनको, फ्री आपके उस पर बिना किसी ब्याज के लोन दे दिया गया। तो ये सारे आ जाते हैं काइंड फॉर्म में बेनिफिट्स। तो सबसे पहली हेडिंग आपको बिल्कुल याद रखनी है इनकम मेथड में। सबसे फर्स्ट हेडिंग इज़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। उसमें 3 चीज़ें होती हैं, वेजेस एंड सैलरीज़, जो भी वेज और सैलरी उनके यहाँ जो काम करते हैं उनको जो दिया जाता है, बोनस, कमीशन, सब कुछ जोड़कर। दूसरा है सप्लीमेंट्री लेबर इनकम, लेबर के लिए जो एम्प्लॉई के अलावा जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि पेंशन में उसने कुछ कंट्रीब्यूट दे दिया, सोशल सिक्योरिटी करके किसी स्कीम में अपने जो उसके यहाँ काम करते हैं उनके यहाँ, तो वो चीज़ इसमें आएगी। थर्ड चीज़ है पेमेंट टू एम्प्लॉयज़ इन काइंड। कैश में नहीं दे रहे हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी फंड में नहीं दे रहे हैं, काइंड में दे रहे हैं। पैसे के अलावा जो फ़ायदा है, पैसे के अलावा जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, घर में रहना है तो घर दे दिया, खाना, वो सारी चीज़ें। काइंड मतलब विदाउट इंक्लूडिंग कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देना। तो ये 3 चीज़ें आती है हमारी लेबर इनकम या फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। अब सेकेंड हेडिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या मतलब है? इट इज़ द इनकम अर्न्ड फ्रॉम द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल, ऑल्सो कॉल्ड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ऑपरेटिंग इनकम में वो सारी इनकम आती है जो कि कैपिटल को ओन करना और कंट्रोल करने से कमाई जाती है। मतलब इसमें वो सारी इनकम आती है जो कि आपकी कैपिटल से इन्वॉल्व होती है, जैसे कि रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टीज़ हो गई, डिविडेंड। अब हम इन्हें अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। जब आपने मीनिंग पढ़ लिया तो उसके बाद आप ये देखिए कि जो ऑपरेटिंग सरप्लस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इज़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड सेकेंड पार्ट इज़ इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं वो तो 3 अलग भागों में और बटा हुआ है। पहला है रेंट, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है रॉयल्टीज़। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप भी 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो जब ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आता है तो पहली चीज़ है उसमें रेंट। रेंट क्या होता है? रेंट या फिर रेंटल पेमेंट वो सारी इनकम होती है जिन लोगों ने अपना लैंड किसी को दे रखा हो किराए पे, तो बदले में उनको रेंट मिलेगा, तो इसमें रेंट आ जाता है। सेकेंड चीज़ हमारी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या होता है? अगर किसी ने किसी भी पर्सन को अपना पैसा जो लोग ब्याज पे दे देते हैं, ठीक है, उसको इंटरेस्ट कहा गया है। अगर किसी के पास अच्छा खासा सम है 5-10 लाख, उसने इंटरेस्ट पे दे दिया, ठीक है भाई तुम लोग इससे काम स्टार्ट करो, उस पैसे पे वो जो इंटरेस्ट कमाएगा दैट इज़ इंटरेस्ट, और वो इसमें आ जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। क्योंकि एक तरीके से कैपिटल भी प्रॉपर्टी माना गया है। हाँ, कैपिटल से आप पैसे कमा सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं और ब्याज पर उसका पूरा आराम से ब्याज ले सकते हैं। प्रॉपर्टी में आपका लैंड भी आ जाता है, उस लैंड से आपको क्योंकि रेंट मिलता है। और थर्ड हमारी प्रॉपर्टी इनकम आ गई रॉयल्टीज़। रॉयल्टी इनकम जो होती है वो किसी को अपने राइट्स को देने से होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को माइनिंग करने का राइट चाहिए, माइनिंग करने के लिए यू नीड टू हैव अ राइट। अगर आप अपना वो राइट किसी को दे रहे हैं कि ठीक है भाई मेरे बदले तू माइनिंग कर ले और तू पैसे कमा लियो, लेकिन बदले में मुझे रॉयल्टी चाहिए, तो वो वाला जो पेमेंट होता है जो किसी को आप अपना खुद का है, आपका राइट खुद का है, अपने हक आप देते हो, तो बदले में आप उनसे पैसे ले लेते हो। रॉयल्टी बुक्स के केस में भी बहुत होती है। अगर आप अपनी बुक्स कोई आपका पब्लिशर बुक करना चाहता है पब्लिश, तो आप उसको करने देते हो, बट बदले में यू हैव टू गेट अ रॉयल्टी पेमेंट फ्रॉम दैट पब्लिशिंग हाउस। तो वही चीज़ है कि अगर किसी का कोई माइनिंग राइट्स है या कोई और टाइप का कोई राइट है, वो देना चाहता है किसी को कि ठीक है तू भाई यूज़ कर ले, तो फॉर दैट यू हैव टू गिव अ पेमेंट विच इज़ नोन एज रॉयल्टीज़। तो प्रॉपर्टी में से जो इनकम होती है वो आ जाती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले हेड में। सेकेंड हेड जो हमने यहाँ पर पढ़ा है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें पहला हेड है कॉर्पोरेशन टैक्स। जब हम कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करते हैं, ये वो वाला टैक्स है विच इज़ इम्पोज्ड ऑन द प्रॉफिट्स जो कि कंपनीज़ ने कमाया। कुछ कंपनीज प्रॉफिट बहुत कमाती हैं तो उनके ऊपर थोड़ा उनसे और पैसे निकालने के लिए देयर इज़ अ स्पेशल टैक्स विच इज़ नोन एज कॉर्पोरेशन टैक्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं तो मतलब आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं तो आपसे
इन टाइप्स की इनकम ली जाएगी। पहली है कॉर्पोरेशन टैक्स। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हाई प्रॉफिट्स कमा रहे हैं आप, तो आपको कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ेगा, तो ये भी एक तरीके की इनकम होगी। सेकेंड वन इज़ डिविडेंड्स। डिविडेंड प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो कि शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लार्ज कंपनीज़, जो बहुत बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो अपना सारा जो भी उनको फ़ायदा हुआ है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती शेयर होल्डर्स को। सपोज़ 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो पूरा 10 लाख बांट दिया जाए कि हाँ भाई इतना ले लो, तुम इतना ले लो, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ प्रॉफिट का पार्ट हमेशा रिटेन किया जाता है फॉर फ्यूचर। लेकिन जितना भी पार्ट बांटा जाता है प्रॉफिट के तौर पे कि हाँ भाई इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, आप सबका ये हिस्सा है, तो शेयर होल्डर को जो चीज़ दी जाती है उसको सैलरी नहीं कहा जाता, उसका नाम होता है डिविडेंड्स। थर्ड इनकम का जो पार्ट है वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी आपका डिविडेंड से ही निकल कर कैसे आया, जैसे कि सपोज 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक, वो पूरा 10 लाख मैंने अभी बताया कि बांट नहीं दिया जाता कि हाँ भाई पूरा बांट दिया जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ प्रॉफिट बचा लिया जाता है, जितना हमारे शेयर होल्डर्स को बट गया वो आ जाता है डिविडेंड। उनको, उनकी सैलरी को, उनकी इनकम को जो कमाते हैं उसको हम सैलरी या इनकम नहीं कहते, उन्हें हम डिविडेंड कहते हैं। लेकिन उस 10 लाख रुपए में से जो पैसे बचा दिए कि भाई इसको फ्यूचर में यूज़ कर लेंगे, अभी अपने पास रख लेते हैं, उसको कहा जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। वो भी एक तरीके की इनकम है। सपोज़ किसी कंपनी के पास 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, उसने 6 लाख रुपए बांट दिए कि हाँ ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा है। जितने भी शेयर होल्डर्स को पैसे मिले वो सब उनके डिविडेंड हो गए, उनके अपना अपना हिस्सेदारी हो गई। बचे 4 लाख 10 लाख रुपए में से, तो वो 4 लाख जो है बचा के रख लिए जाएंगे कि फ्यूचर में अभी अगर बिजनेस में कोई भी नीड पड़ेगी तो हम इस पैसे में से यूज़ कर लेंगे। तो दैट amount of 4 lakh rupees is termed as undistributed profits. That part of profit has not been distributed yet, इसीलिए उसे undistributed profit कहा गया है। दूसरा नाम होता है plowing back of business। तीसरा नाम है retained earnings। तो आप भूलिएगा नहीं, ये इसके 3 नाम है, undistributed profits, plowing back of business and retained earnings। तो ये 3 इनके नाम है। तो ये सारी इनकम आ जाती है entrepreneurship वाली इनकम में। थर्ड हेडिंग जो है वो है हमारी मिक्स्ड इनकम। थर्ड हेड मिक्स्ड इनकम। अब जो चीज़ें हमारी ऑपरेटिंग वाले सरप्लस वाले पोर्शन में नहीं आ पाई, जो हमारी लेबर इनकम जो इसमें नहीं आ पाई, इसमें नहीं आ पाई, वो सारी बची कुछ इनकम्स आ जाती हैं मिक्स्ड वाले में। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लेबर इनकम, इसमें लेबर इनकम वाला पूरा फैक्टर इंक्लूड है, एंड कैपिटल इनकम वाला भी फैक्टर इंक्लूड है, ऑफ दोज पीपल हु प्रोवाइड बोथ लेबर एंड कैपिटल services in the production process. Such income is partly labor income and partly capital income. अब मिक्स इनकम में वो सारी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी लेबर वाली फीचर भी रखती हैं, थोड़े से कैपिटल वाले फीचर भी रखती हैं, लेकिन पूरे फीचर नहीं रखती, इसीलिए वहाँ ना रख के हमने उनको मिक्स्ड में रखा। पार्टली लेबर, पार्टली कैपिटल। सच इनकम्स इंक्लूड अर्निंग्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल इसके आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर से कमाया हुआ पैसा, ट्रेडिंग से, ट्रांसपोर्टेशन से, लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, सोल प्रोपरेटर्स। आपने देखा होगा इसमें से कोई भी ऐसा नाम ऐसा नहीं है जो यहाँ पर यूज़ हुआ। यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज की बात हो रही है, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, सप्लीमेंट्री लेबर इनकम सोशल सिक्योरिटी स्कीम वाले हैं, काइंड वाले अलग होते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे कि एग्रीकल्चर की, तो ना एग्रीकल्चर यहाँ पे कहीं सेट हो पाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर कोई जॉब तो है नहीं कि हाँ फिक्स सैलरी मिलेगी, और ना ही वो कोई कैपिटल है जो हम उसको यहाँ पर डाल दें, इसलिए इन दोनों में तो हेड में वो सेट ही नहीं हो पाया। ट्रेडिंग भी नहीं सेट हो पाया, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं, लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, CA CS होते हैं, वो भी नहीं कहीं सेट हो पाए। उन्हें कहाँ सेट करें? उन्हें मिक्स इनकम वाले ब्लॉक में सेट किया गया है। सो नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है ये। आप इसे बिल्कुल अच्छे से रट लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आ जाए इनकम मेथड से जब आप कैलकुलेट करें, आपसे कहा जाए कि भाई कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। पहले आपको इनकम मेथड का मतलब समझाना पड़ेगा, देन फर्स्ट हेड उसकी सारी चीज़ें, सेकंड हेड उसकी सारी चीज़ें, एंड थर्ड हेड इज़ मिक्स इनकम। उसके बाद आप नीचे फॉर्मूला लिख दें तो यू विल गेट फुल मार्क्स। नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वाली सारी इनकम, यहाँ पर जितनी भी इनकम जोड़ी जाएगी उसको, उसका एडिशन। सेकेंड हेड है ऑपरेटिंग सरप्लस, यहाँ वाला सारा जोड़ा जाएगा, पूरे इंडिया में कहाँ से रेंट इंटरेस्ट वगैरह सबको जोड़ा जाएगा, पूरे देश में कहाँ से क्या क्या आया। प्लस थर्ड हेड मिक्स इनकम, यहाँ वाले जितने बंदे हैं जो मिक्स वाले हेड में आते हैं उनका कितना आया,
वो यहाँ पर जोड़ा जाएगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब वो हमारे लोग जो इंडिया के बाहर काम करते हैं उनकी भी इनकम यहाँ पर हमें इंक्लूड करनी है अगर वो हमारे इस हेड में आ रही हैं तो ये हो गया हमारा थर्ड हेड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल इनकम का कैलकुलेशन विथ 3 डिफरेंट हेड्स, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन तीनों जो 3 पार्टीशंस हुए हैं इन तीनों की ही इनकम को जोड़ घटाकर ही हमारा ये फॉर्मूला लगाकर नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर दिया जाता है। अगेन कुछ नोटेबल पॉइंट्स जो हमेशा होते हैं। पहला पॉइंट इज़ ऑल ट्रांसफ़र पेमेंट्स शुड बी एक्सक्लूडेड। प्रीवियस में भी हमने पढ़ा था कि जितनी भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं वो सारी एक्सक्लूड हो जाती हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अगर आपको गवर्नमेंट पेंशन दे रही है तो वो पेंशन को नहीं जोड़ेगी कि वो कोई नेशनल इनकम नहीं है, वो गवर्नमेंट का पैसा आपको फ्री में मिल रहा है। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, कहीं ऑफिस में नहीं काम कर रहे हो कि ठीक है आपकी मेहनत का कोई आपको मेहनताना मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर में बैठे हो, फ्री बैठे हो, इसीलिए आपको पेंशन दी जा रही है, इसीलिए उसे ट्रांसफ़र पेमेंट कहा गया, इसीलिए उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि उसका अल्टीमेटली कोई फ़ायदा देश को नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ एक बर्डन के तौर पे यहाँ पर देखा जाता है। सेकेंड नोटेबल पॉइंट इज़ इलीगल इनकम्स आर अनअकाउंटेबल। इलीगल इनकम जो कि आप गैम्बलिंग से कमा लेते हो वो सारी चीज़ें अकाउंटेबल नहीं होती हैं, क्योंकि अक्सर लोग उन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं। तो एग्जैक्ट फिगर क्या है, आपने एग्जैक्टली कितना कमाया है वो हमें भी नहीं पता चल पाता। मतलब जो नेशनल इनकम को जो कैलकुलेट करते हैं उन लोगों को भी पता नहीं चल पाता। Third notable point is interest on national debt is excluded since it is treated as transfer income. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जो भी हमारी कंट्री, सपोज़ हमारी कंट्री ने किसी भी और दूसरी देश से लोन लिया हुआ है, वो लोन अगर लिया हुआ है तो उस लोन को यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों इंक्लूड नहीं करते? अगर हमें कोई, सपोज हमें अमेरिका अगर लोन दे रहा है कि ठीक है भाई तुम हमसे पैसा ले लो, अपने देश में ये काम करवा लो, उस पैसे पे वो हमें फ्री भी तो देगा नहीं, वो हमसे लेगा इंटरेस्ट। तो उस इंटरेस्ट को, जो नेशनल डेट है जो हमारे देश ने उससे उधार लिया है, उस पे जो वो इंटरेस्ट कमाएगा, उस इंटरेस्ट के अमाउंट को नेशनल इनकम में एक्सक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि उसे ट्रांसफ़र पेमेंट या ट्रांसफ़र इनकम कही गई। ये अज्यूम किया गया है कि जो हमने इनसे पैसा लिया है वो एक तरीके का ट्रांसफ़र पेमेंट है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा हमें, ठीक। फोर्थ पॉइंट सेज मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, शेयर्स, बॉन्ड्स इज़ एक्सक्लूडेड। अगर कोई पुरानी कार बिक रही है, कोई पुरानी बाइक बिक रही है, शेयर बॉन्ड एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, तो वो चीज़ से जो मनी रिसीव हुआ है वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। क्यों? अगर कोई कार है वो बिक रही है तो वो कार सेकेंड हैंड है, पहली बात तो जब वो बनी होगी तब उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है। दोबारा हम उसे बेच रहे हैं तो वो उसमें ऐड नहीं होगी, क्योंकि उसकी इनकम उसके बनते वक्त ऑलरेडी उसमें हम ऐड कर चुके हैं, इसीलिए हम उसे ऐड नहीं करेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स जो भी हम बेच रहे हैं। शेयर्स और बॉन्ड्स का भी यही सेम सीन होता है, क्योंकि शेयर और बॉन्ड बिकते नहीं है, वो सिर्फ ट्रांसफ़र होते हैं, सिर्फ ओनरशिप उसकी ट्रांसफ़र होती है। मेरे को नहीं समझ में, मैंने किसी और को दे दिया, आपको नहीं समझ में, आपने किसी और को दे दिया, तो सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। एक्चुअली में शेयर बॉन्ड्स बेचे खरीदे नहीं जाते, तो इसीलिए उनको भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स इज़ एक्सक्लूडेड। प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे कि पॉकेट मनी है, बच्चे को पेरेंट्स देते हैं, बड़े लोग बच्चों को कुछ पैसे दे जाते हैं त्योहार पे वगैरह पे, वो सारी चीज़ें भी हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो भी, उससे भी बच्चे कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसे बच्चों को मिल जाते हैं। देन कम्स विंड फॉल गेन्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। विंड फॉल गेन्स मतलब एकदम से आपको जब बहुत भारी मात्रा में कहीं से पैसे मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप कौन बनेगा करोड़पति खेलने चले जाओ, वहाँ से आपको 1 करोड़ रुपए मिले, तो वो आपका विंडफॉल गेन है। मतलब एकदम से बहुत ही भारी मात्रा में आपकी कमाई, आपकी लॉटरी निकल आई 5 लाख की। वो सारी चीज़ें भी जो है इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं, क्योंकि वो भी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र हुआ। आपने 1 करोड़पति खेला, आपको पैसे मिल गए। आपने लॉटरी में टिकट जीत लिया, आपको पैसे मिल गए। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर लक। तो उसमें आपने कोई मेहनत नहीं करी लॉटरी को खेलने में, या कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ, वो सिर्फ किसी एक बंदे ने अपने पास से ट्रांसफ़र करके आपको थमा दिया। इसीलिए उस विंडफॉल गेन्स को भी हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते।
वेल्थ टैक्स हो गए, डील ड्यूटीज़, गिफ्ट टैक्स, ये भी हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये करंट इनकम या फिर सेविंग्स के हिस्से में से हम पे करते हैं ज़्यादातर। कुछ स्पेशल टास्क करके वेल्थ टैक्स को हम पेमेंट नहीं करते, इसीलिए उसे भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये थे कुछ नोटेबल पॉइंट्स, आपको ज़रूर याद रखने हैं। अब आ जाती हैं कुछ डिफ़िकल्टीज़। इनकम मेथड का इस्तेमाल करके जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं उसके एस्टिमेशन में। वो डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं? पहली, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट मिक्स्ड इनकम्स एज इट इज़ अर्नड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। वो जो दो सेक्टर्स हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वाला एक हेड और दूसरा है हमारा कैपिटल वाला, ऑपरेटिंग सरप्लस वाला हेड। उन दोनों में क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं तो उनका प्रॉपर हिसाब किताब होता है, उनका अच्छा खासा नाम होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो, जैसे कि मिक्स इनकम में अगर हम बात करें तो मिक्स इनकम वाले हेड में जितने भी लोग आते हैं, जैसे कि आप देख सकते होंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल प्रोफेशनल्स, प्लम्बर, कारपेंटर्स, सोल प्रोपराइटर, जो छोटी छोटी दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं लोग, उन लोगों की इनकम को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो सारे मिक्स इनकम वाले हेड में आते हैं। इसीलिए मिक्स इनकम में जितने भी लोग आते हैं उनकी इनकम को कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। वो मतलब उनकी कोई गिनती नहीं है, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे प्लम्बर, बहुत सारे कारपेंटर्स भारी मात्रा में सब काम करते हैं, उनको जोड़ पाना, घटा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मिक्स इनकम वाले हेड की इनकम को कैलकुलेट करने में थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा उठानी पड़ती है। Second difficulty is income received are generally calculated from income tax returns. Income method is of limited use in underdeveloped countries. Income method usually कैसे calculate होता है? वो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इनकम किस टाइप की है, क्या वो मिक्स वाले हेड में आ रही है या वो ऑपरेटिंग सरप्लस वाले हेड में आ रही है। जितनी भी इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पे भी होता है। कभी कभी जितने लोग इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं उस बेसिस पे भी हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए इनकम मेथड का एक बहुत ही लिमिटेड यूज़ है क्योंकि जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादातर लोग तो पुअर होते हैं, और पुअर जब हैं तो वो कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे होंगे, बी इट कोई भी काम छोटा मोटा, लेकिन वो इनकम टैक्स को पे करने वाले स्लैब में कहीं भी नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत गरीब हैं। इसीलिए इनकम मेथड से कैलकुलेट करना किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में वो बहुत ही गलत मेथड है। आपको प्रॉपर इनकम का फिगर ही नहीं पता चल पाएगा क्योंकि आप फिगर कैसे निकालोगे? इनकम टैक्स जितने लोग भर रहे हैं उस हिसाब से हमारा निकलता है नेशनल इनकम का फिगर। लेकिन जब हमें यही नहीं पता कि हमारे यहाँ कितने लोगों की कितनी कमाई है, क्योंकि कोई भी नेशनल इनकम को में कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, कोई भी इनकम टैक्स को फाइल नहीं कर रहा, इनकम टैक्स को नहीं भर रहा, तो उस केस में आपके लिए इनकम को कैलकुलेट करना बहुत बहुत मुश्किल वाला टास्क बन जाता है। और इनकम मेथड उन कंट्रीज़ के लिए नहीं बना जो कि अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग स्टेज जिनकी स्टार्ट हुई है, उसमें भी ये मेथड बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं होगा। Third difficulty is some economists object that a part of the government borrowing is used for the production purposes and not only for consumption. Hence, interest on national debt should be included. मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट को एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि वो एक ट्रांसफ़र इनकम मानी गई है। दूसरे देश से हमें जो पैसा मिलता है उस पर हम जो उसे इंटरेस्ट देते हैं उसे ट्रांसफ़र पेमेंट मानी गई है, इसीलिए उसे इनकम मेथड में यहाँ पर ऐड नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते। बट यहाँ पे कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट किसी और देश से पैसे उधार ले रही है तो वो प्रोडक्शन पर्पज़ ही होगा, ज़रूरी नहीं है कि कंजम्पशन हो सकता हो वो कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट अगर किसी से उधार ले रही है तो सपोज़ अमेरिका से अगर उधार ले रही है तो कुछ प्रोडक्टिव काम के लिए तो लेगी, अपने खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो लेगी नहीं, कोई प्रोडक्टिव काम ही होगा। कहीं कुछ बिल्डिंग बननी है, कहीं कुछ ब्रिज बनना है, कुछ और बनना है, तो इन सब चीज़ों के लिए ही लेगी, और ये सारे काम होते हैं प्रोडक्टिव। तो इसे इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? तो फिर क्यों इंटरेस्ट और नेशनल डेट को एक्सक्लूड कर दिया गया? तो ये एक ऑब्जेक्शन है जो कुछ इकोनॉमिस्ट उठाते हैं। इसलिए वो ये कहते हैं कि इंटरेस्ट और नेशनल डेट को हमें हमेशा इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जो देश किसी और देश से पैसा लेता है वो अपने देश के फ़ायदे के लिए लेता है, कुछ प्रोडक्टिव काम करने के लिए लेता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं लेता। इसीलिए द मनी विच हैज़ बीन बोरोड, इट शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. So children, it was all about second method of national income, which is the income method.
आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स फ्रीली, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। आई ऑलवेज़ रिप्लाई। और प्लीज़ शेयर द वीडियो, अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बांटें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल तो आप जा नहीं रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो थोड़ी सी और नॉलेज शेयर करिए, नॉलेज और बढ़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक्स अ लॉट।